हाय गाइस, मैं हूं काजल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर में। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रो देना चाहूँगी आपको। मैं बेसिकली एक बैंकर हूँ और क्योंकि अभी मैं मैटरनिटी लीव पे थी तो कहीं ना कहीं मैं इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी। मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्वालिफाई किए हुए हैं प्री टू क्लैरिफाई। PCS भी क्वालिफाई किया, SSC का CGL क्वालिफाई किया, बैंक्स के एग्ज़ाम्स क्लर्क, SSC CHSL एंड रिसेंटली जो अभी अगर मैं बात करूँ तो KVS जो था 2000। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एंड आई वॉज थिंकिंग कि मतलब ऐसी कौन सी पॉजिटिव या आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ था जो हेल्प कर रहा है मुझे इन सब चीज़ों में। तो आई फाउंड आउट कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सारे एग्ज़ाम्स में है, वो है जनरल नॉलेज। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज इज़ दैट कॉमन सब्जेक्ट, वो हमेशा से ही वो पार्ट रहेगा ही रहेगा। तो अब अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम आगे अपना वीडियो, तो मैं सिंपल ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करूँगी। एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करना चाहूँगी जिसको अगर हम देखें तो बहुत लोग डरते हैं पढ़ने से, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेट्स, नाम, और इसको बहुत ज़्यादातर या अक्सर लोग इसको रटन वाला सब्जेक्ट बुलाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, आई थिंक एक स्टोरी के थ्रू पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप सुनेंगे और उसको अमल करेंगे तो आई थिंक बहुत हेल्प करेगा वो चीज़ों को लर्न करने में और इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा वही वे रहेगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए और हाँ, बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करिए। तो स्टार्ट करें, क्योंकि हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में हमारे 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। लेकिन मैं जो बताऊं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी वो है मॉडर्न हिस्ट्री। उसी पे फोकस रहता है, बिकॉज अगर आप 100% में देखें तो हिस्ट्री में 20% इज़ फॉर एंशिएंट, आप 20% आप मिडिवल को दे दीजिए, बाकी जो 60% दैट इज़ फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी के टाइम पे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री ही है जो ज़्यादा पार्ट कवर करता है। तो इसी में हम लोग अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और सिंपली जो यूरोपियों का भारत में आगमन। और इसी के अंतर्गत हम बता दें कि सबसे पहले जो थे हमारे पुर्तगाली या पोर्टुगीज़ जो थे वो इंडिया में आए थे। तो हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडवेंट या भारत में जो यूरोपियों का आगमन है, आप एक ही सिंपल डेट याद रखिए, 1500 से है। वैसे देखा जाए तो वास्को डी गामा जो थे उन्होंने इंडिया का रूट जो था, यूरोप से इंडिया का रूट, उन्होंने 1498 में खोजा था। यू कैन नोट इट डाउन इफ़ यू वांट, आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। 1498 में वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत का मार्ग खोजा था और सबसे पहले लैंड किया था उन्होंने कालीकट में लैंड किया था उन्होंने, जहाँ पे उस टाइम के जो उनके वहाँ सम्राट थे उन्होंने उनका स्वागत किया था। उनको कॉमनली जामोरिन बोला जाता है। तो 1498 में यूरोप से इंडिया के मार्ग को वास्को डी गामा ने खोज किया, कालीकट में लैंड किया और जामोरिन ने उनका वहाँ पे स्वागत किया। अब इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो अब क्या होता है एक्चुअली उस टाइम पे, अब यहाँ आप सिंपली ये कहानी सुनिए। उस टाइम पे भारत में व्यापार या ट्रेड की बात करें तो उस टाइम पे अरब लोगों का पूरा एक अधिकार था, उन्हीं की जो पूरा उनका अधिकार वहाँ पे था। तो जब इन्होंने यहाँ लैंड किया तो पोर्टुगल जो लोग थे, पोर्टुगीज़, उनको लगा कि हमको भी अपना व्यापार अपना स्थापित करना चाहिए, इसलिए उन्होंने 2-3 जगह पे अपने कारखाने बनाए। ये कारखाने अगर आप देखें तो कोच्चिन, कन्नौर और कालीकट, है ना, का से ही हैं तीनों नाम, कोच्चिन, कन्नौर, कालीकट। यहाँ पे अपने कारखाने बनाए या स्टेशंस बनाए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे दक्षिण में जहाँ इनका विरोध हो रहा था, और इन्होंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों को इनके अगेंस्ट में करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा हुआ और दक्षिण में इन्होंने अपना राज कर लिया, या दक्षिण में इन्होंने अपनी विजय हासिल की। अब ये दक्षिण में अगर हम देखें तो मालाबार जो तट है वहाँ ये वाला एरिया है। तो मालाबार तट में जब इन्होंने विजय हासिल की तो उनको फील हुआ कि कहीं ना कहीं अगर उनको सेफ़ रहना है, सिक्योर रहना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन ओशन में वो अपना अधिकार स्थापित करें। तो यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है 1505 से 1509 तक का। तो अब हम बात कर रहे हैं
इंडियन ओशन पे अधिकार का, जो 1505 से 1509 के बीच में है। इसके अंतर्गत दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है 1505 से 9 के बीच में। एक तो उन्होंने हिंद महासागर पे स्थापित करने की कोशिश की है। इस दौरान 1505 में पुर्तगाल के जो राजकुमार थे वो थे इमैनुअल को फील हुआ कि इंडिया बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है उनके लिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा यहाँ से भेजा जाए पुर्तगाल से जो भारत में अपनी विजय और अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश करे। ऐसे में सबसे पहला वॉइसरॉय आया, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये आए हैं 1505 में। ये पहले वॉइसरॉय हैं जिनको भेजा गया, और इनसे लिंक्ड सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ब्लू वाटर पॉलिसी, या नीला जाता है, नीले जल की नीति। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भेजा गया था, जैसे एरिया आप कई एरियाज़ को जीत रहे हैं, अपने अंडर कर रहे हैं, लेकिन इनका जो फोकस था वो बेसिकली था कि ये पानी, समुद्री जल शक्ति को बढ़ाना चाहते थे अपने, तो इन्होंने उसके ऊपर फोकस किया अपनी नौसेना और उसको स्ट्रॉन्ग करने पे, इसीलिए इनकी पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर कहा जाता है। तो बस नीले जल की जो नीति है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से रिलेटेड, और 1509 में उनकी मृत्यु हो गई युद्ध में मिस्र लोगों के साथ करते हुए। तो 1505 से 1509 तक यही रहे। ये हमारा दूसरा भाग हो गया। अब हम बात करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। अब 1509 के आगे अब कौन था आया? अब 1509 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद सेकेंड वॉइसरॉय भेजा गया, वो थे अल्बुकर्क को जो भेजा गया, इनको बोला जाता है कि ये ही एक्चुअल संस्थापक थे जो पूरे पुर्तगाल की जो पावर थी इंडिया में उसके। इनकी नीतियाँ दो थी, एक तो जो मुस्लिम व्यापारी थे उनके ऊपर जो है, उनके व्यापार के ऊपर बेसिकली इनको फोकस करना था, उनके व्यापार को पूरी तरीके से ख़त्म करना था। और जो दूसरी नीति थी कि अपना साम्राज्य जो था वो स्टेट्स को जीत के, एरियाज़ जीत के बढ़ाना था। तो ये हमारे अल्बुकर्क हो गए, इनकी ये नीति थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अल्बुकर्क ने जो है 1509 से 1515 तक राज किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी विजय हासिल की। अल्बुकर्क ने क्या किया था? अल्बुकर्क की अगर हम बात करें तो ये 1503 में ऑलरेडी नौसेना की एक टुकड़ी के नेता के रूप में आ चुके थे, तो उनको आइडिया बहुत ज़्यादा था, और इसी के अंतर्गत इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक पुर्तगालियों को फैला दिया था भारत में। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें उनसे रिलेटेड आता है 1510 में, जब उन्होंने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था, उनको हराकर। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर अल्बुकर्क का धीरे धीरे उन्होंने कई सारे एरियाज़ जीते हैं। दैट इज़ नॉट टू बी सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स, तो मैं उतना ही बता रही हूँ जो आपको याद रहे। उसके बाद फिर अल्बुकर्क के बाद अगर हम बात करें 1515 में उनका राज्य जो है वो ख़त्म हो गया, 1515 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो दो ही ऐसे हैं शासक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो नीनो डी कुन्हा है जो 1529 से 1538 थे, यू कैन राइट नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की है, वो है क्योंकि व्यापारिक केंद्र जो था वो पुर्तगाल का वो कोचिन था, तो जो हमने गोवा जीता हुआ था अल्बुकर्क ने, उसको उन्होंने 1530 में राजधानी बनाया है कोच्चिन को हटाकर। तो कोच्चिन को हटाकर गोवा को राजधानी बनाया गया 1530 में, और ये बनाया है नीनो डी कुन्हा ने। उसके अलावा 1534 में उन्होंने बासेन साल से द्यू और बासेन जो है इनके ऊपर इन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया है, इसको जीत लिया है। इसके बाद अब हम आते हैं तीसरा एक जो इम्पोर्टेंट शासक है, वो है मार्टिन अल्फांसो डी सूज़ा। मार्टिन अल्फांसो डी सूज़ा जो हैं ये बेसिकली 1542 से 1545 तक रहे हैं, और इनके टाइम पे बस एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है, तो आप ये लिख लीजिए मार्टिन अल्फांसो डी सूज़ा 1542 से 1545। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, फेमस जीसस सेंट थे फ्रांसिस्को जेवियर, ये इनके टाइम पे आए थे, इनके साथ फ्रांसिस्को जेवियर इनके टाइम पे इसके साथ आए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके टाइम पे हुई थी। और इसके आगे अगर हम देखें तो धीरे धीरे इनकी शक्तियों का पतन होता गया है। कई सारे रीजंस थे, आई थिंक हिंदू मुस्लिम सबको फोर्सफुली ईसाई बनाने की कोशिश की, एक बहुत बड़ा रीज़न। दूसरा, पुर्तगाल बहुत बड़ा देश नहीं था, तो ज़्यादा जनशक्ति इंडिया में भेज नहीं सकते थे, इंडिया जैसे बड़े देश के लिए। और करप्शन उस टाइम पे भी था, तो करप्शन एक बहुत बड़ा रीज़न था।
और भी कई सारे रीजंस हैं इनकी जो नीतियां हैं। जैसे हम देखते हैं अल्बुकर्क के बाद कोई इफ़ेक्टिव शासक नहीं आया, तो इसकी वजह से इनकी शक्तियों का पतन होता गया। लेकिन राज अगर हम देखें, राज जो है वो 1739 तक रहा है। इसी दौरान में जो 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं वो हैं, एक तो 1631 में जब हुगली जो था वो इन्होंने ये हार गए थे। किसको हार गए थे? ये हार गए थे ये खान को। कासिम खान जो थे ये शाहजहाँ के टाइम के बहुत उनके खास आदमी थे, तो उनको इन्होंने हुगली ये हार गए थे 1631। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1631 में इन्होंने हुगली हारा है टू कासिम खान, जो कि एक बहुत खास व्यक्ति थे शाहजहाँ के। 1661 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आता है, वो है कि जो किंग थे पोर्टुगल के, उनकी बहन की शादी हुई थी चार्ल्स सेकंड, जो राजा हैं इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड से जब शादी हुई किंग ऑफ पोर्टुगल जो है राजा, पुर्तगाली राजा की बहन की, तो उन्होंने बॉम्बे को उसे दहेज में दिया था। तो 1661 में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कई बार पूछा जाता है कि पोर्टुगल बॉम्बे किसको दिया गया था? चार्ल्स सेकंड को दिया था, 1661 में दिया गया था और किंग ऑफ पोर्टुगल ने इसे दे दिया था। उसके अलावा अगर हम देखें तो 16वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते इनकी पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मराठास जो थे वो यहीं से अगर हम देखें तो पोर्टुगल का जो भी पूरा टाइम पीरियड था वो ख़त्म होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सजेशंस दें, कुछ भी इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं, या ऐसा कुछ भी जो ऐड कर सकती हूँ मैं। आई एम कम्प्लीटली ओपन टू इट। लेकिन उससे पहले अब जो हमने टोटल कवर किया है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे कि आपको और फाइनल हो जाए। सबसे पहली चीज़ दैट इज़ 1498 में वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत का रूट खोजा था। सबसे पहले वो कहाँ उतरे थे? कालीकट में। जैमोरिन ने उनका स्वागत किया था। उसके अलावा 3 चीज़ें हैं। 3 का से क्या था? कन्नौर, कालीकट एंड कोच्चिन। ये 3 जगह पे स्टेशन स्टैब्लिश किए थे पोर्टुगीज़ ने। उसके आगे अगर हम जाते हैं तो सीधा हम लोगों ने देखा 1505 से 1509 जो फर्स्ट वॉइसरॉय हैं पुर्तगाल से भारत में, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये जो है हमने बताया इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी है। सेकंड फिर हम लोग आते हैं 1509 से 1515 के बीच में, जो हम लोगों के सबसे इम्पोर्टेंट थे अल्बुकर्क, जिनको मेन नेता या मेन हीरो कहा जाता है बेसिकली पुर्तगालियों के स्थापना के लिए इंडिया में। और इनका हमने बताया था आपको कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1510 में इन्होंने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना है। उसके बाद नीनो डी कुन्हा ने एक चीज़ इंपॉर्टेंट की है 1529 से 34 के बीच में, जिन्होंने सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ की थी वो थी कि 1530 में गोवा को कैपिटल बनाया है रैदर देन आपका कोच्चिन, उससे चेंज करके गोवा को कैपिटल बना दिया है। फिर अब हम आगे आते हैं, वो है मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा 1542 से 45 के बीच में है। इनके टाइम पे सेंट आए थे, एक जीसस सेंट दैट इज़ फ्रांसिस्को जेवियर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। उसके अलावा जो 2 चीज़ें और बचती हैं वो है फिर 1631 में, जो कि हमने बताया था हुगली, जिसको कासिम खान जो शाहजहाँ के इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उन्होंने ले लिया था। और 1661 में चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड को इन्होंने दहेज के रूप में बॉम्बे दिया था, वो किंग ऑफ पोर्टुगल थे। ठीक है। उसके अलावा हमने बताया कि सारी चीज़ें जो वो चली गई थी। आई थिंक इतना ही है। और अब मैं आगे और भी चीज़ें कवर कर सकती हूँ। मैंने सोचा है कि इंग्लिश के वोकैबुलरी भी बढ़ाने की कोशिश करूँगी, उसके वर्ड्स को कैसे लर्न किया जाए और समझा जाए और उससे हम इजीली चीज़ों की मीनिंग निकाल सकते हैं, वो मैं सोच रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको वो भी सीखना हो तो। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।